हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आ गया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तीसरी वीडियो लेकर। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 और 2 पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 3 है उसके बारे में बात करूँगा। तो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश की है कि उन सभी को मैं लेकर आ सकूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेसिस्टेंसेज, तो दो और दो से अधिक रेसिस्टेंसेज के सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम। तो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेसिस्टेंस जो रहते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली सीरीज में जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम। तो करंट क्या होता है, ईच रेसिस्टेंस से जो करंट होता है वो तो सेम ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जो हर एक रेसिस्टेंस से जो करंट पास करेगा, अगर यहाँ पर सपोज आई करंट पास कर रहा है तो यहाँ से भी वही सेम आई करंट ही पास करेगा और यहाँ से भी सेम आई करंट ही पास करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो तो सही है। द वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम। तो वोल्टेज क्या सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा? तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस के पास क्या होता है, हर एक रेसिस्टेंस के पास जो वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप करता है। तो अगर यहाँ यहाँ और यहाँ के बीच जो वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज यहाँ और यहाँ के बीच नहीं होगा, तो वोल्टेज जो है वो सबके सेम नहीं होगा। तो बी ऑप्शन गलत है। नाइदर करंट नॉर वोल्टेज थ्रू इट, ये तो गलत हो ही गया। और इसके बाद डी ऑप्शन भी गलत है, इसका ऑप्शन 1 सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Combine three resistors 5 ohm, 4.5 ohm and 3 ohm in such a way that the total resistance of the combination is maximum। तो जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन होता है वो हमें सीरीज में मिलता है। तो अगर हम तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो हमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा, और मिनिमम रेसिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल में मिलेगा। तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो 5, 4.5 और 3 तीनों को अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तभी हमें मैक्सिमम मिलेगा। यानी हम इस सीरीज में क्या होगा, तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ना होगा। तो तीनों को जोड़ के हमें कितना मिलेगा, 5 + 3 8, 8 + 4.5 12.5। तो 12.5 ओम जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन। तो n सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिलता है, मोर वोल्टेज। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम n सेल्स को अगर हम पैरेलल कंबाइन करें, यानी एक सेल ऐसे फिर एक सेल हम ऐसे, तो अगर हम ऐसे पैरेलल दो ही सेल को मान लीजिए हम पैरेलल कंबाइन करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो अगर इसका वोल्टेज V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ के बीच का जो वोल्टेज होगा वो V ही होगा। बट अगर यहाँ से अगर हमें I करंट मिल रहा है और यहाँ से भी हमें अगर I करंट मिल रहा है तो यहाँ से जो करंट होगा वो 2I हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिलता है, मोर वोल्टेज नहीं, वोल्टेज जो है वो V ही रह जाएगा। अगर V है तो V ही रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, बट करंट जो है वो ऐड हो जाता है। तो हमें ज़्यादा करंट मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel then the total EMF and internal resistance। तो हमें पूछा है कि अगर n सेल्स है जिसमें सारा का EMF E है, तो हम देख लेते हैं। अगर
एक सेल है यहाँ, इसका ईएमएफ ई है, फिर एक और सेल है जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। ऐसे ऐसे हम यहाँ एन सेल्स ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, इनका ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो आर है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ वो हमें ई ही मिलने वाला है, क्योंकि सभी सेल्स का अगर पोटेंशियल सेम है तो हमें जो फाइनल पोटेंशियल मिलने वाला है वो हमें ई ही मिलेगा, यानी ईएमएफ जो हमें है वो ई ही मिलेगा। तो ईएमएफ तो हमें पता चल गया कि हमें ई मिलेगा, बट इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे एज ए रेसिस्टेंस ट्रीट करें तो हमें पता चल रहा है कि सारे रेसिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में हैं, और अगर एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जिनका रेसिस्टेंस आर है उनको अगर हम पैरेलल में कंबाइन कर दें तो उनका जो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर बाई एन। तो हमें क्या पता चला कि हमें ईएमएफ जो है वो ई मिल रहा है, और उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस उस बैटरी का मिल जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन का वो आर मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ई और आर बाई एन किस ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हम देख रहे हैं कि ईएमएफ जो है वो ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस हमें आर बाई एन दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ही बोल रहा है, अगर कुछ नहीं लिखा तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो एक रेसिस्टेंस ऐसे हो गया, एक रेसिस्टेंस ऐसे, और एक रेसिस्टेंस यहाँ, और एक रेसिस्टेंस यहाँ ऐसे, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इसके अक्रॉस जो है हमने बैटरी को कनेक्ट करके रखा है। तो क्या होगा अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो अगर हम देखें गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें एक डिफरेंट व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा जो कि बैलेंस्ड ही होगा, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस ए बाय रेसिस्टेंस बी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस सी बाय रेसिस्टेंस डी है, और अगर हम इसे चेंज कर दें तो हमें एक डिफरेंट व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा जो कि फिर से बैलेंस्ड ही होगा। तो इस कारण से जो गैल्वेनोमीटर में है वो किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो क्या होगा, नॉट चेंज, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर्स। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जो ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को पूरी तरह फॉलो करते हैं। तो ओम्स लॉ को पूरी तरह फॉलो करने वाले कंडक्टर वो होंगे जिसमें आई और वी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो लाइन होगी आई और वी के बीच के जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो इसी में मिल रहा है। तो ये जो है जो ग्राफ ये है वो ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ अ कॉपर एज कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ कॉपर इज। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो एक रॉड ऑफ कॉपर यानी कॉपर के मोटे रॉड और एक पतले वायर में क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके शेप एंड साइज पे। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो मटेरियल क्या है, कॉपर, और यहाँ भी मटेरियल क्या है, कॉपर। तो अगर दोनों का मटेरियल कॉपर है तो जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा जिसे हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, तो रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो मटेरियल इज कॉपर एंड द मटेरियल इज सेम, देन द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ऑल्सो सेम। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 3 ओम इज कट इनटू 3 पीसेज
which are then joined to form a triangle. The equivalent resistance between them, between any corner of the triangle is. तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 3 ओम था और उसको 3 पीसेज में काट दिया गया और उन तीनों पीसेज को एक ट्रायंगल के फॉर्म में रख दिया गया। तो हमने पहले काट लिया तीनों को और तीनों रेसिस्टर्स को, मान लीजिए ए रेसिस्टर, ये बी और ये सी, 3 रेसिस्टर्स अगर बने, तो अगर 3 ओम के एक रेसिस्टर को पहले 3 भाग में काट दिया गया, 3 ओम के एक रेसिस्टेंस को पहले 3 भाग में काट दिया गया और उसका एक ट्रायंगल बना दिया गया, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर क्या होगा? तो अगर 3 ओम का एक रेसिस्टेंस था और उसको 3 भाग में काट दिया गया, तो जो सारा रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम का हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए। तो ए सबका सेम रह गया, रो भी सबका सेम रह गया और एल को बाई 3 कर दिया गया, तो आर भी जो है वो बाई 3 हो जाएगा, तो 3 बाई 3 1, तो 1 ओम हमें मिल जाएगा। अब इसके किसी भी दो कॉर्नर के बीच अगर हम मान लें, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच, तो रेसिस्टेंस कितना होगा? तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो इसमें है क्या, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है और ये रेसिस्टेंस इन दोनों के पैरेलल में है। तो अगर ये और ये सीरीज में है तो इन दोनों को हटा के एक 2 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं और 2 ओम का रेसिस्टर और 1 ओम का रेसिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 + 1। तो हम इसे फिर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + 2, यानी कि हमें 3/2 और 3/2 को फिर से हमें उल्टा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/r रहता है। तो जो हमें रेसिस्टेंस होगा वो फाइनली मिल जाएगा 2/3 ओम का। तो हमें 2/3 ओम का जो रेसिस्टेंस, इसके किसी भी दो कॉर्नर के बीच हमें 2/3 ओम का रेसिस्टेंस मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ द रेसिस्टेंस विल बी। तो अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को आधा कर दिया जाए, अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को आधा कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो रेसिस्टेंस का पहले फॉर्मूला मैंने अभी तुरंत बताया है, R = हो जाएगा रो एल बाई ए, और अगर हम L को बाई 2 करें तो इसको, यानी कि हम 1/2 से गुना कर रहे हैं, यानी लेंथ को आधा कर रहे हैं, तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो भी आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन इज द यूनिट ऑफ। तो साइमन जो है वो कंडक्टेंस का यूनिट होता है, साइमन कंडक्टेंस का यूनिट होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट लैम्प यूज्ड फॉर 6 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा एक 100 वाट लैम्प के द्वारा अगर हम उसे 30 दिन तक डेली 6 घंटे जलाएं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कितने घंटे जला। तो अगर हम 6 घंटा डेली अगर उसको 30 दिन के लिए जला रहे हैं तो वो टोटल 180 घंटे जला। अगर वो 100 वाट का है तो टोटल 100 वाट इंटू 180 आवर्स, तो 100 वाट इंटू 180 आवर्स हो जाएगा 18 किलोवाट आवर। तो 18 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। तो जो ओम्स लॉ है वो कब वैलिड होगा? तो आपने ओम्स लॉ अगर पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ में सबसे पहले यही स्टेटमेंट रहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है अगर कंडक्टर का कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। तो ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। अगले क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का वो कब इंक्रीज करेगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल
इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब अगला है इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ किसी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर, वो किसी एक कंडक्टर में बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ n रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर इज। तो स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस हम लोग कब ऑब्टेन करते हैं, अगर हम रेसिस्टेंसेज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालें। तो अगर हम रेसिस्टेंसेज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा। तो अगर n रेसिस्टर्स हैं, सभी का रेसिस्टेंस R है, तो हम सबको अगर पैरेलल में रख दे तो हमें स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। बट वो होगा कितना? तो अगर हम इक्वल रेसिस्टेंस के रेसिस्टर्स को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो हमें जो रेसिस्टेंस मिलता है वो होता है रेसिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। तो R बाय N जो होगा वो स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस होगा, जो कि हम N नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जिनका रेसिस्टेंस R है उसको कंबाइन करके ला सकते हैं। तो R बाय N जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कह सकते तो इस क्वेश्चन से आप किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है उसके कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। द फिगर शोज इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन द करंट आई इज। तो फिगर में किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का हमें पार्ट दिया गया है और इस पार्ट में जो करंट आई है ये आपको पूछा है। तो ये करंट आई क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है वो क्या कहता है कि किसी भी एक जंक्शन से जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो हम इसमें एक एक जंक्शन को पहले देखेंगे कि कहाँ पे कितना करंट होगा। तो यहाँ पे देखें अगर, तो 5 एम्पियर अगर इधर जा रहा है और 1 एम्पियर आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जरूर इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर करंट होगा, तभी 5 एम्पियर इस जंक्शन पे आ रहा है और 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर करंट है, तो अगर हम यहाँ देखें, अगर इस जंक्शन पे, ये वाले जंक्शन पे 2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है और 3 एम्पियर इधर से जा रहा है, तो डेफिनेटली इस जगह पे 5 एम्पियर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। और अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, 4 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, तो इस जंक्शन पे जो करंट आ रहा होगा वो डेफिनेटली 9 एम्पियर यानी 9 एम्पियर होगा। अब जो है, अब हम इस जंक्शन की बात करते हैं। तो इस जंक्शन में अगर 6 एम्पियर करंट आ रहा है और 9 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इधर से डेफिनेटली 3 एम्पियर करंट जो है आपका वो आ रहा होगा। तो आई का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 3 एम्पियर। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मेरे बताने के बाद भी आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको किरचॉफ्स जंक्शन रूल पर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।